हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ी बात तो हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। तो आपने वहाँ पर क्या क्या सीखा था कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास है इन टू वेरिएबल्स, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पहली इक्वेशन को अगर हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो दूसरी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये जो स्पेशल कंडीशन जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है वो ये कि x और y दोनों के कोफिशिएंट्स साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि a1 और b1 दोनों ज़ीरो हैं या a2 और b2 दोनों ज़ीरो हैं। और इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कहते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि a1 और b1 साथ में दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हमने क्या सीखा था कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हम ऐसे x, y ढूंढना चाहते हैं, हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढना चाहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। यानी वो x, y आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी LHS और RHS इक्वल हो जाए, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बना सकते हैं सेम कार्टेशियन प्लेन पर। एक ही कार्टेशियन प्लेन पर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमें क्या मिलेंगी, हमें मिलेंगी दो लाइंस। अब दो लाइंस किस किस तरह से यहाँ पर अरेंज हो सकती हैं, या तो हो सकता है एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। कैसी लाइंस हैं ये, एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमने सेम कार्टेशियन प्लेन पर दोनों का ग्राफ बनाया, एक लाइन मिली हमें इस तरह और दूसरी लाइन हमें मिली इसी के पैरेलल लाइंस मिल गई, ये कंडीशन भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अगर सेम कार्टेशियन प्लेन पर हम दोनों का ग्राफ बना रहे हैं तो पहली वाली का जब हमने ग्राफ बनाया हमें एक ऐसे कुछ लाइन मिली, और दूसरी वाली का जब हमने ग्राफ बनाया तो भी हमें सेम यही लाइन मिली, उसका ग्राफ भी हमें यही सेम लाइन मिला। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, एक ही सेम ही लाइन है जो दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में हम इनको क्या बोलते हैं, ये कैसी लाइंस हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर आपको ग्राफ मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका क्या मतलब है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस इक्वेशन के ग्राफ पर भी लाई कर रहा है और दूसरी इक्वेशन के ग्राफ पर भी लाई कर रहा है। यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड कर लें x, y क्या है, तो वो हमें क्या मिलेंगे, वो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। कितने कॉमन सॉल्यूशन हमें दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं सेम कार्टेशियन प्लेन पर और हमें मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। कोई ऐसा एक अकेला x, y ऐसा है जो वैल्यू आप इसमें डालेंगे और इसमें भी डालेंगे तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक से ज़्यादा कोई और ऐसा x, y नहीं है। ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है,
ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं ये तो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो दूसरी लाइन पर लाई कर रहे हैं वो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? ऐसा कोई पॉइंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, दोनों में कोई कॉमन पॉइंट हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इस केस में अगर हम ग्राफ बनाते हैं और हमें मिलती हैं पैरेलल लाइंस, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, कोई इनका सॉल्यूशन नहीं है। तीसरे केस में आप क्या देख रहे हैं, पहली वाली का आपने ग्राफ बनाया तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिले जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, सब पहली वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन है। दूसरी का ग्राफ बनाया तो भी आपको सेम ही लाइन मिली, यानी यही सारे पॉइंट्स दूसरी इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्यूशंस कितने दिखाई दे रहे हैं? इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस हमें दिखाई दे रहे हैं। जितने भी सॉल्यूशंस इसके हैं वही सारे सेम सॉल्यूशंस इसके भी हैं। तो इस केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इस केस में दिखाई दे रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये पॉइंट भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी दोनों को कर रहा है, ये भी दोनों को कर रहा है। हर पॉइंट इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पर? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है? ये पेयर ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट पेयर का मतलब क्या है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इनका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो आपको पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है? तो ये कैसी है? इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है या ऐसा ग्राफ मिलता है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि या तो इन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इन दोनों केसेस में ही हम बोलते हैं कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है? ये है कंसिस्टेंट। तो चाहे यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है? तो कंसिस्टेंट कब होगा, कब कहेंगे हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को? जब उसका कोई सॉल्यूशन होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। लेकिन अगर ऐसा पेयर हमें गिवन है जिसका ग्राफ पैरेलल लाइंस आ रहा है, यानी उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उन दोनों का, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये कैसे हैं? ये इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है? और ये जो कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसा कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जिसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, इनको हम डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने ये सारी बातें तो हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। हमने 2-3 नई टर्म्स क्या सीखी हैं? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट तब कहलाता है जब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी आप उनका ग्राफ बनाओगे तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगी। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट तब कहलाता है जब उनका कोई सॉल्यूशन होता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। तो आप ग्राफ बनाओगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी मिल सकती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस भी मिल सकती हैं। कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट कब कहलाता है? जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, यानी जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तब हम उस पेयर ऑफ इक्वेशन को कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है? अब सवाल ये आता है, प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हमें हमेशा ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्या हमें हमेशा बार बार इनका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा?
तो वो हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं, या किसी और तरीके से हम पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ बनाए कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, या पैरेलल लाइंस बनेंगी, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं कुछ इक्वेशंस को। तो पहले हम यहाँ पर एक पेयर ऑफ इक्वेशन लेते हैं। जैसे ही हम ले लेते हैं यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमने ले ली पहली इक्वेशन। और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये ले ली हमने दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो हम इनका ग्राफ बना के देखते हैं पहले। तो पहले वाली इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। x y क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। अगर हम यहाँ पर y को 0 रख दें तो x क्या हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर y को 1 रख देंगे तो x क्या हो जाएगा, x 2 हो जाएगा। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जब x 0 है तो y भी 0 है, एक पॉइंट तो आपको ये मिलेगा। और जब x 2 है तो y कितना है, y 1 है, एक पॉइंट आपको ये मिलेगा। तो ये जो लाइन यहाँ पर बनी हुई है ये किसका ग्राफ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो हम कोई ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या डाल के देखें, इसमें x को 0 डाल देते हैं। x को अगर 0 डाल दिया तो 4y इज इक्वल टू 20, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। और क्या डाल के देखें, y को 0 डाल के देख लेते हैं। y को 0 डालेंगे तो 3x इज इक्वल टू 20, यानी x इज इक्वल टू 20/3। तो ये आ जाएगा 6.6666, ऐसे समथिंग चलता रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.7। प्लॉट करते हैं, जब x 0 है तो y कितना है, y 5 है, ये पॉइंट मिल गया हमें। और जब y 0 है तो x है 6.7, तो ऐसा कुछ पॉइंट हमें मिल गया। ये लाइन हमारे पास बनकर आई। इसका ग्राफ किसका ग्राफ है, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये जो दो इक्वेशंस हमने ली थी इनका ग्राफ कैसा बना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस निकल कर आया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके कोफिशिएंट्स में कुछ ऐसा रिलेशन हमें मिल सकता है कि हम इनके कोफिशिएंट्स को स्टडी करके, कोफिशिएंट्स यानी x के साथ में जो नंबर लिखे हैं वो x का कोफिशिएंट है, y के साथ में जो नंबर लिखे हैं वो y का कोफिशिएंट है। तो क्या हम इनके कोफिशिएंट्स में कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए, उन्हें स्टडी करके ही हमें ये पता चल जाए कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिल। तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी इक्वेशंस को कंपेयर करके देखते हैं, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनसे हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करोगे a1x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तो हमें दिखाई देगा a1 इक्वल है 1 के, और ये क्या है, b1 इक्वल है -2 के, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म तो लिखी नहीं है, तो c1 इक्वल है 0 के। दूसरी चीज़, अगर हम इसको कंपेयर करके देखें इससे सेकंड वाली से, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, a2 किसके इक्वल है, a2 इक्वल है 3 के, b2 किसके इक्वल है 4 के, और c2 यानी कांस्टेंट टर्म, अगर हम इस 20 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 20, तो c2 इक्वल है -20 के। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेशल बात जो आप नोटिस करोगे वो ये कि a1 अपॉन a2 अगर हम फाइंड करें इन दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो, वो आपको मिल रहा है 1/3, और b1 अपॉन b2 अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वो आपको मिल रहा है -2/4, यानी -1/2। तो हमें दिखाई क्या दे रहा है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ये जो रिजल्ट हमें मिला है ये हर केस में ट्रू है। अगर आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है,
तो ऐसे में आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिलेंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या डिनोट कर रही हैं कि इनका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोई एक ही पॉइंट, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सिर्फ वही इनका कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी, इनका एक ही सॉल्यूशन होगा। ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस निकल कर आएंगी। ठीक है। और एक पेयर ऑफ इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा पेयर लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये ले ली हमने पहली इक्वेशन। और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये ले ली हमने दूसरी इक्वेशन। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे, अब मैं पूरे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकाल कर आपको नहीं दिखा रही हूँ, तो आप खुद इनका ग्राफ बना के देख सकते हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे आपको क्या मिलेंगी, आपको मिलेंगी कोइंसिडेंट लाइंस। इसका ग्राफ भी यही लाइन है और इसका ग्राफ भी यही लाइन है। और होना भी है, क्यों? अगर आप सपोज करो इस दूसरी इक्वेशन को, ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, इसको हम LHS को भी 2 से डिवाइड कर दें और RHS को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 4x/2 यानी 2x प्लस 6y/2 यानी 3y इज इक्वल टू 18/2 यानी 9। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनकर आएगी, वही पहली वाली इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये दोनों कोई अलग इक्वेशंस नहीं है। बस ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इक्वेशन बनकर मिल रही है। तो जो इसका ग्राफ होगा ऑब्वियसली वही इसका भी ग्राफ होगा। तो आपको क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइंस आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। तो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, ये A1 है, ये B1 है और C1 है। अगर आप 9 को इधर ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, तो किस फॉर्म में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो C1 हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 9। ऐसे ही A2 है 4, B2 है 6 और C2 कितना है, इस 18 को इधर ले आते हैं, -18, तो C2 है -18। तो यहाँ भी हम फाइंड करके देखते हैं A1/A2 कितना आएगा, 2/4 यानी 1/2। फिर हम निकालते हैं B1/B2, वो कितना आ रहा है, 3/6 यानी 1/2। फिर हम निकालते हैं C1/C2, वो कितना आ रहा है, -9/-18, ये भी आ रहा है 1/2। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चला, यहाँ हमें पता चला कि अगर हमारे पास A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और वो इक्वल है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में हमेशा हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस बनने का मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इनके होंगे। और ये क्योंकि इसके सॉल्यूशन हैं तो इसलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी होगी। ठीक है, इसके बाद हम एक देखते हैं तीसरा केस। सपोज कीजिए आप इक्वेशंस ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये है पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आप ले लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो आप क्या देखोगे, आपको क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ रखेंगे, x और y, x की और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे जो इसे सेटिस्फाई करते हैं। वो पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे तो आपको मिलेंगी पैरेलल लाइंस। अब इस केस में हम देखते हैं हमें कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या मिल रहे हैं, A1/A2। तो A1 कितना दिख रहा है, 1, कुछ नहीं लिखा यहाँ यानी 1 है। 1/A2 कितना है, 2। B1/B2 देखते हैं, B1 कितना दिखाई दे रहा है, 2, और B2 कितना दिखाई दे रहा है, 4। तो ये भी हमने कैंसिल आउट किया, कितना आ गया, 1/2। C1/C2 देखते हैं, C1/C2, C1 कितना है, -4 और C2 कितना है, -12। इसको जब आपने कैंसिल आउट किया आपको मिला 1/3। तो यहाँ आपको कुछ स्पेशल कंडीशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या है, A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं C1/C2 के।
अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है, कोफिशिएंट्स में ऐसा कुछ रिलेशन आपको मिलता है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि इनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पैरेलल लाइंस ही पक्के से मिलेंगी। और पैरेलल लाइंस मिलने का मतलब क्या है? कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ हमें 3 बातें पता चली। क्या क्या बातें पता चली? कि अगर आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स गिवन है और इस तरह की इक्वेशंस है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये इनका ग्राफ ज़रूर ही इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कैसी होंगी? ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है। और अगर आप कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करते हैं और आपको मिलता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियोज इक्वल मिलते हैं, तो आपको ग्राफ में कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर आप रेशियोज को कंपेयर करते हैं और आपको मिलता है कि पहले 2 रेशियो तो इक्वल हैं लेकिन तीसरे वाले के वो इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ग्राफ आपको पैरेलल लाइंस मिलेगा और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी ये पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है। तो अभी तो हमने ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर इसको समझा, लेकिन फर्दर जब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा एक्चुअल में क्यों है, इसको हम प्रूव भी तब करेंगे। तो अभी तो बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसी को ध्यान में रख के अब हम क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। गिवन प्रॉब्लम्स में हमें पहले तो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और फिर उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ग्राफ बनाकर उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो हमें बोला गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब इन 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, और हमें गिवन क्या है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, नंबर में वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें फाइंड करना है कि कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं। तो क्या करेंगे हम? पहले हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ is equal to y and number of girls is equal to x। उल्टा भी मान सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। तो हमने क्या मान लिया? नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x मान लिया और नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने y मान लिया। x गर्ल्स हैं और y बॉयज़ हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन तो हमें ये पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है कितने? टोटल स्टूडेंट्स हैं 10। इसका क्या मतलब है कि x प्लस वाई, अगर हम गर्ल्स का नंबर और बॉयज़ का नंबर ऐड कर दें तो वो किसके बराबर आएगा? वो इक्वल आएगा 10 की। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन से। क्या कह रहे हैं ये हमें? नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x, ये किसके बराबर है? ये नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज़ यानी y से ये 4 ज़्यादा है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, y को इधर ले जाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तो बन गई। अब हमें क्या करना है? ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फाइंड करते हैं एक्स वाई, इस इक्वेशन के लिए फाइंड करते हैं। पहले वैल्यूज डालते हैं। 5 डाल देंगे अगर x को तो y कितना निकल कर आएगा? y भी 5 निकल कर आएगा। और x को 4 डाल देते हैं तो y कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा। इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, x y। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप 0 डाल दें x को तो y कितना निकल कर आएगा? y निकल कर आएगा -4, और y को 0 डाल दें तो x निकल कर आएगा 4। तो यही पॉइंट्स हमें यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पर प्लॉट तो करके रख ही रखा है, एक बार देख लेते हैं फिर भी। पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे पास? पहली वाली जो इक्वेशन थी यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसके पॉइंट से एक तो था 5, तो 5,
5, अगर x 5 है तो y भी 5 है, और x 4 है तो y 6 है, x 4 है तो y 6 है। ठीक है, तो x अगर 5 है तो y कितना है 5, कौन सा पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, और x 4 है तो y कितना है 6, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, तो हमने लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये लाइन बना दी। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। ऐसे ही दूसरे में हमने क्या देखा था, जो कोऑर्डिनेट्स निकाले थे 0, -4, 4, 0, तो 4, 0 हो गया ये वाला पॉइंट, और 0, -4 हो गया ये वाला पॉइंट, ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन बनी ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ है। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसका मतलब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन हमें मिलेगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें दिखाई दे रहा है 7 और y कोऑर्डिनेट हमें दिखाई दे रहा है 3। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया इसका सॉल्यूशन। और x हमने किसे माना था, x हमने माना हुआ था नंबर ऑफ गर्ल्स को, और y माना हुआ था नंबर ऑफ बॉयज़ को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 3। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो ग्राफिकल मेथड से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल खरीदी आपने और 7 पेन खरीदे तो आपको देने पड़े ₹50। और अगर आप 7 पेंसिल्स खरीदते हैं और 5 पेन्स खरीदते हैं तो आपको देने पड़ते हैं कितने रुपीज़, ₹46। आपको बताना है 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो जो भी हमें निकालना है उनको पहले तो हम मान लेते हैं x और y। तो हम क्या मानकर चलेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हमने मान ली ₹x, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमने मान लिया ₹y। इक्वेशन बनाते हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट भी 5x, और साथ में क्या खरीदें 7 पेन, तो एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज़ तो 7 पेन्स की कॉस्ट हो गई 7y। तो इतने पैसे आपके टोटल पैसे जो आपको देने पड़े वो किसके इक्वल दे रखे हैं, 50 के। तो ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरे वाले से। दूसरी इक्वेशन क्या है, 7 पेंसिल्स आपने ली तो इस बार क्या हो जाएगा 7x, और साथ में आपने खरीदे 5 पेन तो ये हो जाएगा 5y, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो हमें दी हुई है 46। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, x, y। ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे इनके, कोई दो सॉल्यूशन हम इनके फाइंड कर लेते हैं, पहली इक्वेशन का भी और दूसरी इक्वेशन का भी। x, y पहली इक्वेशन के केस में, पहली इक्वेशन में हम निकालते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अगर y को आप 0 रख दोगे, y को 0 रख दिया तो 5x इज इक्वल टू 50, तो x आपको मिल जाएगा 10। ऐसे ही x को अगर आप 3 रख दो, 5 3 15, 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 35, तो y हो जाएगा 35/7, 35/7 यानी ये निकल कर आएगा 5। इस केस में देखते हैं x, y कौन से इसको स्टडी करेंगे। x को अगर 3 रख दें, x को 3 रख दिया, ये हो गया 21, 46 माइनस 21 किया तो हो गया 25, तो 5y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ऐसे ही अगर x को हम रख दें -2 तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ -14 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 46 + 14 बन जाएगा 60, 5y इज इक्वल टू 60, तो y आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या हैं, 10, 0, 10, 0 एक तो ये पॉइंट है, और 3, 5, 3, 5 एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करके तो बन गया हमारे पास ये जो लाइन बनी है, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 5x + 7y इज इक्वल टू 50 का ग्राफ।
दूसरे में क्या क्या पॉइंट्स मिले थे हमें, 3,5 मिला था, तो सेम ही पॉइंट है, और दूसरा मिला था -2,12, -2,12 ये पॉइंट हमें मिला था। ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन बनकर आई है किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 7x + 5y = 46 का ग्राफ। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है इनका कॉमन सॉल्यूशन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ में क्या दिखाई दे रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है 3 और वाई कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x = 3 एंड y = 5 इसका सॉल्यूशन है। और x और y हमने किसको माना था, x माना था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को और y माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेन को। तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3। एक पेंसिल 3 रुपये की है और एक पेन कितने रुपीज़ का है, वो 5 रुपीज़ का है। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये बोल रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ रेशियो को कंपेयर करके हमें फाइंड करना है कि ये जो लाइन्स हैं अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई लाइन्स मिलेंगी या पैरेलल लाइन्स मिलेंगी या कोइंसिडेंट लाइन्स मिलेंगी। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है A1 है 5, B1 है -4 और C1 है 8। पहली वाली इक्वेशन से निकाली हमने वैल्यूज़। दूसरी वाली से निकालते हैं A2, B2 और C2 की वैल्यूज़। तो A2 कितना दिखाई दे रहा है, x का कोफिशिएंट यानी 7, B2 दिखाई दे रहा है हमें y का कोफिशिएंट यानी 6 और C2 यानी कॉन्स्टेंट टर्म हमें दिखाई दे रही है -9। तो A1/A2 तो हमारे पास आ रहा है 5/7 और B1/B2 हमारे पास आ रहा है -4/6, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, -2/3। C1/C2 हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहीं से क्या दिखाई दे गया है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो आपको मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। आप एक ग्राफ बनाओगे तो आपको कैसी लाइन्स मिलेंगी, इस तरह से कुछ इंटरसेक्ट करती हुई लाइन्स मिलेंगी, इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी सेम यही चीज़ है। तो A1 हमें दिखाई दे रहा है 9, B1 हमें दिखाई दे रहा है 3 और C1 हमें दिखाई दे रहा है 12। ऐसे ही A2 हमें दिखाई दे रहा है 18 और B2 हमें दिखाई दे रहा है 6 और C2 हमें दिखाई दे रहा है 24। तो A1/A2 हमने निकाला, कितना आया, 9/18 यानी 1/2। B1/B2 निकाला 3/6, ये भी आ गया 1/2। और ऐसे ही हमने C1/C2 जब निकाला तो हमें मिला 12/24, तो 12 × 24 ये भी मिला 1/2। तो हमें क्या दिखाई दिया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियोज इक्वल है और हमें पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। जब आप ग्राफ बनाओगे तो सेम ही ग्राफ इसका, जो ग्राफ इसका बनेगा वही ग्राफ इसका भी बनेगा। कोइंसिडेंट लाइंस यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं A1/A2 हमें क्या दिखाई दे रहा है, A1/A2 दिखाई दे रहा है 6/2 यानी 3/1। B1/B2 आपको क्या दिखाई दे रहा है, -3/-1, ये भी दिखाई दे रहा है 3/1। C1/C2 क्या दिखाई दे रहा है, 10/9। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दीज आर नॉट इक्वल टू C1/C2। पहले दो रेशो इक्वल है लेकिन वो तीसरे वाले रेशो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारी लाइंस कैसी हैं, हमारी लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, यानी ऐसी कोई हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनका ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल लाइंस आपको मिलेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कौन सी होती हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। कोई सॉल्यूशन नहीं होता यानी पैरेलल लाइंस उनका ग्राफ होना चाहिए।
बाकी जो दोनों केसेस हैं उसमें जिसमें यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है उनको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ भी हमें रेशियोज को ही कंपेयर करना है, तो वही हम करते हैं। तो A1/A2 पहले हम फाइंड करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है 3/2। B1/B2 फाइंड करते हैं, तो B1 है 2 और B2 है -3, तो आ गया 2/-3। क्या दिख गया, आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें यही दिखाई दे गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब कैसी लाइंस हमें मिल रही हैं? हमें मिल रही हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। अब क्योंकि एक कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो पेयर है वो कैसा है? वो कंसिस्टेंट है। क्योंकि सॉल्यूशन है तो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएगा, चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। सेम ऐसे सेकेंड पार्ट में करते हैं। A1/A2 निकाला, कितना दिखाई दिया 2/4 यानी 1/2। B1/B2 निकाला, y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिला -3/-6, तो ये भी आपको मिला 1/2। और C1/C2 यानी कांस्टेंट टर्म्स, तो इसको इधर ले आते हैं -8, इसको भी इधर ले आते हैं -9 स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है। -8/-9 स्टैंडर्ड फॉर्म यानी AX + BY + C इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू के बाद हमें 0 चाहिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो C1 हमें दिखाई दिया -8 और C2 हमें दिखाई दिया -9, तो ये 8/9 ऐसा कुछ यहाँ पर हमें दिखाई दिया। अब हमें दिखाई क्या दिया, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, दोनों 1/2 हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई? ये तो आ गई पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। पैरेलल लाइंस का मतलब कोई इनका सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड देखते हैं। अब यहाँ A1/A2 आपको क्या दिखाई दे रहा है? A1 है, x का कोफिशिएंट यानी 3/2, तो 3/2 को डिवाइड करें हम किससे? A2 यानी 9 से, तो क्या आएगा ये 3/2 × 9 यानी 18। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको क्या मिलेगा 1/6। B1/B2 देखते हैं क्या आता है। B1/B2 यानी B है y का कोफिशिएंट जो दिखाई दे रहा है हमें 5/3, तो 5/3 अपॉन, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -10। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या बन जाएगा 5/3 × -10 यानी 5/-30, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/6। अब इसके आगे हमें करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहीं दिखाई दे गया कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। एक है प्लस का 1/6 और एक आ रहा है माइनस का 1/6, तो हम क्या लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब लाइंस कैसी मिलेंगी ग्राफ में? आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने का मतलब क्या है कि इस पेयर का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। A1/A2 निकाला, क्या दिखाई दिया 5/-10 यानी -1/2 आ गया है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम आगे देखते हैं तो ये जो लाइन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, आप प्लीज़ इनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये पेन थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है, ये अपनी मर्ज़ी से कहीं को भी चल जाता है, तो इस पे आप प्लीज़ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो A1/A2 हमने निकाला, आया -1/2, और ऐसे ही B1/B2 हमने निकाला, तो क्या आया -3/6 यानी ये भी आ गया -1/2। C1/C2 यानी कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो हमने निकाला, तो 11 को इधर ले जाएंगे तो आएगा -11, और -22 को जब इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 22, तो -11 प्लस का 22 यानी ये आया -1/2।
तो तीनों रेशियो सेम आए तो हमें क्या मिला, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब कैसी लाइंस मिलेंगी ग्राफ में, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मिलने का क्या मतलब है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, सॉल्यूशंस प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। कैसा है ये, कंसिस्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ भी सेम यही चीज़ हमें करनी है। A1/A2 पहले हम निकालेंगे। तो A1 दिख रहा है 4 का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट यानी 4/3, और A2 दिखाई दे रहा है इधर सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी 2। तो 4/3 इंटू 2 यानी 4/6। सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया, 2/3। B1/B2 निकाला, वो क्या दिखाई दे रहा है, 2/3 ही दिखाई दे रहा है, 2/3। ठीक है, और C1/C2 निकाल कर देखते हैं। तो C1 क्या है, 8 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और C2 क्या है, जब 12 को इधर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया C2 तो क्या आया, 4 से काट देते हैं तो आ जाएगा 2/3। तो इस केस में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये तीनों रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों हमें इक्वल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ बनाएंगे तो कैसी लाइंस मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हमें मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मिलने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इनके होने पॉसिबल हैं। सॉल्यूशंस है इसका मतलब सिस्टम, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसी कहलाएंगी, ये कंसिस्टेंट पेयर कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कह रहे हैं पहले तो पता लगाइए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर कंसिस्टेंट आती है तो ग्राफिकली इनको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, लगाते हैं, पहले तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 किसके इक्वल आएगा, A1 यानी पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, A2 यानी दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। तो ये हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, ये हमें इक्वल दिखाई दे रहा है 1/2 के, 1/2 के इक्वल ये हमें दिखाई दे रहा है। तो लिख लेते हैं हम इस बात को, 1/2। B1/B2 किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, B1 है 1 और B2 भी हमें दिखाई दे रहा है 2, और C1/C2 किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, 5 को इधर ले गए -5, 10 को इधर ले गए -10, यानी -5/-10, यानी ये भी इक्वल है 1/2। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियोज इक्वल है यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये कैसा है, ये कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो चाहे यूनिक सॉल्यूशंस हो, कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट ही कहलाता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो बस आप जस्ट इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपको एक ही लाइन दोनों के ग्राफ में मिलेगी। ठीक है, ये तो आपको यहाँ भी दिखाई दे ही रहा होगा। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 5। दूसरी इक्वेशन में अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, 2x + 2y = 10, पूरे को हम डिवाइड कर दें 2 से, तो ये इक्वेशन भी एक्चुअल में क्या बन जाएगी, ये भी x + y = 5, यानी सेम ही इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन एक्चुअल में ये अलग अलग इक्वेशंस हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वही इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ हमें किसका बनाना है, सिर्फ x + y = 5 का। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अगर आप x को 0 रख देंगे तो y 5 आएगा, तो x 0 है तो y 5 है, और ऐसे y को 0 रख देंगे तो x 5 आएगा, तो 5, 0 ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से कोइंसिडेंट लाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने इसको बनाकर दिखा देना है। दूसरा है, इसको चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो A1/A2 निकालते हैं, पहले क्या दिख रहा है, 1/3। B1/B2 निकालते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, -1/-3, यानी ये भी मिल रहा है 1/3।
C1/C2 निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, माइनस का 8, 8 उधर उधर जा रहा है, माइनस का हो गया, 16 भी उधर जा रहा है, माइनस का हो गया, -8/-16। सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 1/2। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, यानी जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, अगर बनाओगे, वैसे तो हमें बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी ये सिस्टम कैसा है, ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफ बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बना के इसके सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। तो ये तो इनकंसिस्टेंट आ गया, बस यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 2x + y - x = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो वही प्रोसेस सेम करेंगे, A1/A2 निकाला 2/4 यानी 1/2, B1/B2 निकाला, क्या दिखाई दे रहा है, 1/-2। तो इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यानी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी ये कैसा है, ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बना के इनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशंस के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, x, y जो इनको सेटिस्फाई करते हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए पहले हम इसको फाइंड करते हैं। इक्वेशन 1 के लिए 2x + y - 6 = 0। आप क्या देखोगे, x को 0 रखोगे तो y हो जाएगा 6, और ऐसे y को 0 रखोगे, यहाँ पर y को 0 रख दिया तो x कितना हो जाएगा, ये 6 उधर गया और फिर 6/2 यानी 3 हो जाएगा। प्लॉट कर लेते हैं 0,6, 0,6, एक तो हमें ये पॉइंट मिल गया और दूसरा 3,0 हमें ये पॉइंट मिल गया। तो ये जो लाइन बनकर आई ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 2x + y - 6 = 0 का। इक्वेशन 2 का भी इसी तरह से हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं पहले। तो x और y हमें इस तरह के फाइंड करने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर हम x को 0 रख दें, x को 0 रख दोगे तो -2y = 4, तो y = आ जाएगा -2। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर y को 0 रख दोगे, y 0 रख दिया, y खत्म, तो 4x = 4 को उधर ले गए 4, यानी x = 4/4, तो x आ जाएगा 1। तो 0, -2, 0, -2 कौन सा पॉइंट, ये वाला, और 1, 0 कौन सा पॉइंट, ये वाला। ज्वाइन किया इनको तो ये जो लाइन बनकर आई ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 4x - 2y - 4 = 0 का ग्राफ है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं, वो तो हमें दिखाई दे रहा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है इसका सॉल्यूशन। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 2, 2। तो हमें क्या दिखाई दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है इसका, क्या, x = 2 एंड y = 2, ये होगा इसका सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम यही चीज़ इसमें भी करनी है। A1/A2 निकाला 2/4 यानी 1/2, B1/B2 निकाला तो -2/-4 ये भी आ गया 1/2, C1/C2 निकाला -2/-5 ये आ गया 2/5। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस यानी इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये पेयर कैसा है, ये इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप बनाओगे तो आपको ऐसे कुछ पैरेलल लाइंस यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगे, इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं देगा। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेड्थ होगी। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो उसकी लेंथ है वो इक्वल है x मीटर के
और जो उसकी विड्थ है यानी ब्रेड्थ है वो इक्वल है y मीटर के। हमें नहीं पता ये x और y क्या है, ठीक है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पर हम बनाने की कोशिश करते हैं इक्वेशंस। हमें बोला है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये जो लेंथ है x, ये इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी y से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये तो बन गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम, बाकी जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है। हमें क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। अगर इस गार्डन के पेरीमीटर का आप आधा कर दोगे तो वो 36 मीटर है, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है एक रेक्टेंगल का ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी हमारे गार्डन का पेरीमीटर, उसका अगर हम कर दें हाफ, इसका अगर आप कर दोगे हाफ, तो वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 36 मीटर के इक्वल। तो ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। इक्वेशन क्या बनकर आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस मिल गई हमें, एक हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ग्राफ बनाना है जस्ट इसका, तो ग्राफ बनाते हैं पहली इक्वेशन के लिए। फॉर इक्वेशन 1 सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो निकालते हैं इसके दो सॉल्यूशंस, x और y लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, y को 0 डाल दोगे तो x हो जाएगा 4, x को 0 डाल दोगे तो y हो जाएगा माइनस का 4। बड़ी आसानी से मिल गया इसके। तो ऐसे ही इक्वेशन 2 के निकालते हैं सॉल्यूशंस x y, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, कुछ और नंबर डालने पड़ेंगे, 0 0 डाल के तो बड़े बड़े नंबर मिल जाएंगे। x को हम ले लेते हैं 18, x 18 है तो y भी कितना हो जाएगा 18, x को 18 डाला तो y हो गया 36 माइनस 18, वो भी हो गया 18। और ऐसे ही x को 16 डालोगे तो y हो जाएगा 36 माइनस 16, तो वो हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। प्लॉट कर लेते हैं 4 कॉमा 0, 4 कॉमा 0, ये हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है 4 कॉमा 0, और 0 कॉमा माइनस 4 ये कहाँ दिखाई दे रहा है, 0 कॉमा माइनस 4, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारी इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बन गया। दूसरा क्या है 18 कॉमा 18, 18 कहाँ है 16 और 20 के बीच में, 18 कॉमा और यहाँ 16 और 20 के बीच में 18, ये वाला पॉइंट। और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 16 कॉमा 20, x 16 है तो y 20 है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ज्वाइन कर दिया। तो ये बन गया ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताएंगे इनका सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16। x हमने किसको माना था, लेंथ को, तो इसका मतलब लेंथ कितने निकल कर आई, लेंथ निकल कर आई जो भी x कोऑर्डिनेट है यानी 20 मीटर, और विड्थ जो y कोऑर्डिनेट निकल कर आया है इस पॉइंट का, वो कितना निकल कर आया है 16 मीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। लेंथ है 20 मीटर और विड्थ है 16 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक और इक्वेशन ऐसे लिखिए इसके साथ में कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन अब बनेगा इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अब एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एक और इक्वेशन ऐसी लिखनी है यहाँ पर कि अगर हम a1 अपॉन a2 करें और b1 अपॉन b2 करें तो हमें रेशियो सेम नहीं मिलने चाहिए, ताकि हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सपोज दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर हमने 4x लिख दिया तो a1 अपॉन a2 हो गया 1/2।
अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है कि 3 अपॉन उस नंबर का रेशियो 1/2 नहीं आना चाहिए। तो 6 को छोड़ के हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, एज इट इज उतार लेते हैं इसको। 3y - 8 = 0। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, a1/a2 इक्वल है 2/4 यानी 1/2 के, और b1/b2 किसके इक्वल है, 3/3 यानी 1/1 के। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इन दोनों का आप अगर ग्राफ बनाओगे सेम कार्टेशियन प्लेन पर, आपको मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि हमें चाहिए थी, जो क्वेश्चन में हमें बोला गया था। ऐसे ही अगर आपको पैरेलल लाइंस बनानी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तो एक इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी गिवन है, 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ 4x लिख दिया तो a1/a2 हो गया 1/2। तो यहाँ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 6y लिख देते हैं। 3/6 भी कितना है, 1/2। लेकिन c1/c2 अब यहाँ पर 1/2 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। ये तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, क्या दिखाई दे रहा है हमें, a1/a2 इक्वल है 2/4 यानी 1/2 के, और b1/b2 इक्वल है 3/6 यानी 1/2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल है -8/8 यानी 1/1 के। तो हमें क्या कंडीशन मिल गई, ये वाली कंडीशन मिल गई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारी लाइंस कैसी बन गई, हमारी लाइंस बन गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और वो इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x + 3y - 8 = 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, या 3 से कर दो या -5 से कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेशियोज इक्वल ही मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 4x लिख रहे हैं तो a1/a2 1/2 है, यहाँ भी रेशियो 1/2 चाहिए, तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, 2 × 3 यानी 6y। यहाँ भी रेशियो 1/2 चाहिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -8 × 2 यानी 16 = 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो क्या दिखाई दे रहा है, a1/a2 हो गया 2/4 यानी 1/2, b1/b2 हो गया 3/6 यानी ये भी हो गया 1/2, और c1/c2 हो गया -8/16, तो ये भी हो गया 1/2। तो हमें क्या मिल गया, तीनों रेशियोज हमें इक्वल मिल गए। तीनों रेशियोज इक्वल मिलने का मतलब है अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस ही मिलेंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाइए एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। जो भी ग्राफ में लाइंस बनेंगी उन लाइंस का और एक्स एक्सिस से, उन लाइन से और एक्स एक्सिस से मिलकर जो भी ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करके दिखाना है। ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0। तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसके, x और y। तो यहाँ क्या दिख रहा है, x को अगर 0 रख देंगे तो -y = -1 यानी y = 1, और अगर y को 0 रख देंगे तो x + 1 = 0 यानी x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -1। इसी को प्लॉट करते हैं पहले। 0, 1 कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला, और -1, 0 ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है किसका ग्राफ है, x - y + 1 = 0 का ग्राफ है। दूसरी इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। इसके भी निकालते हैं सॉल्यूशंस, x y। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, x को अगर 0 रख दें, ये तो खत्म टर्म। 2y - 12 = 0 यानी 2y = 12, तो y = हो जाएगा 6। y को 0 रख देते हैं, ये टर्म खत्म। 3x - 12 = 0, 12 को उधर ले गए, 3x = 12 यानी x = आ गया 4। प्लॉट कर लेते हैं, 0, 6। 0, 6 कहाँ दिखाई दे रहा है, 0, 6 ये रहा, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है।
और 4,0 ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, तो एक लाइन हमें ये मिली और एक लाइन हमें ये मिली। अब बोल क्या रहे हैं ये कि जो ट्रायंगल बन रहा है इस लाइन से और एक्स एक्सिस से, तो कौन सा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक साइड इस लाइन का कुछ पार्ट हो, एक साइड इस लाइन का कुछ पार्ट हो और एक साइड एक्स एक्सिस का पार्ट हो। तो ये जो बीच का ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी एक साइड है एक्स एक्सिस से बन रही है, एक साइड इस लाइन से बन रही है और एक साइड इस लाइन से बन रही है। इस ट्रायंगल को शेड करने को बोला है और इसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट निकालने को बोला है। तो एक तो इसका वर्टाइसिस ए बी सी, इनको नाम दे देते हैं, 3 हमें इसके वर्टाइसिस दिखाई दे रहे हैं। ये सपोज ए है पॉइंट, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कितना दिख रहा है यहाँ पर 2 और y कितना दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं 2,3। b के कोऑर्डिनेट्स क्या दिखाई दे रहे हैं? b पॉइंट है ये वाला -1,0, ये तो हमने प्लॉट ही किया था। और c के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट भी हमने प्लॉट किया था। क्या कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं इसके? 4,0। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 2,3 -1,0 और 4,0। ठीक है, अब कभी कभी होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। ये जो ट्रायंगल बन गया इसका एरिया फाइंड कीजिए। सपोज आपको बोल दिया इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और निकाल कर बताइए। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आप ग्राफ से देखकर ये बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा और हाइट कितना होगा? बेस यानी ये पूरी लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक की। यह हमें क्या दिखाई दे रहा है? 0 से 4 तक तो ये पार्ट है, 4 यूनिट तो ये हो गया और 1 यूनिट यहाँ पर। तो ये पूरा कितना हो गया? ये BC जो लेंथ है ये कितनी बन गई? बेस क्या है इसका? BC है। तो ये जो BC लेंथ है ये कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 5 यूनिट्स। और हाइट इसकी क्या है? इस पॉइंट को अगर हम D नाम दे दें तो हाइट है इसकी AD। AD कितनी दिखाई दे रही है? BC लिख लेते हैं पहले, हाफ इंटू 5 इंटू AD, ये हाइट यानी इस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट वही इसकी हाइट है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? जितना यहाँ से यहाँ तक है, यानी 3 यूनिट। तो ये हमें दिखाई दे रही है 3 यूनिट। तो एरिया कितना आ गया? 15/2 स्क्वायर यूनिट्स यानी 7.5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हमें मिल गया। ठीक है, तो ये हो गई इस तरह से खत्म हमारी आज की एक्सरसाइज 3.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो ग्राफिकल मेथड हमने अभी पढ़ा है, ये मेथड वैसे तो मज़ेदार है, ग्राफ बनाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। और अगर कहीं हमारी इक्वेशंस ऐसी आ गई जिनमें आप जब पॉइंट्स प्लॉट करें, जिनके सॉल्यूशंस आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको कुछ पूरे नंबर नहीं मिल रहे हैं, इंटीजर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ डेसिमल में नंबर मिल रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट ग्राफ उसका प्लॉट नहीं कर पाएंगे। जो कुछ रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं तो भी आप उसका ग्राफ सही से प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए अब हम सीखना शुरू करेंगे एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें पहला मेथड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके कंसेप्ट को हम समझेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।